गुड न्यूज इज दैट कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और मैं थोड़ी सी आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की हिस्ट्री आपके सामने पेश करूंगा कि पाकिस्तान पहली बार 2008 में एंटर हुआ था और फिर 2010 में एग्जिट हो गया। फिर पाकिस्तान 2012 में दोबारा ग्रे लिस्ट में एंटर करा दिया गया और फिर 2015 में जाके हमारी जान छूटी और आखिरी बार अनफॉर्चुनेटली हम 2018 में एंटर हुए और एग्जिट अभी हम रिसेंटली 2022 में हुए हैं। आप यकीन करें 2019 की रिसर्च ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो टोटल क्यूमुलेटिव पाकिस्तान को लॉसेज हुए हैं ना इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की वजह से, वो 38 या 39 बिलियन डॉलर्स के थे, जो अब अगर आज 2022 में देखें तो वो ज़्यादा होंगे, 40-45 के करीब होंगे। तो एक बहुत बड़ा लॉस था। अच्छा, अब जहन ये कहता है कि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया तो ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट थी कि यार इससे स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर जानी चाहिए थी। यानी मैंने पास्ट में ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट गिरने की एक बहुत बड़ी वजह एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग भी थी। लेकिन हमने देखा कि मंडे को मार्केट में कोई ऐसा बड़ा झटका नहीं आया, यानी कोई ऐसा बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। उसकी रीजन मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान ये जो एफएटीएफ की लिस्टिंग है इसमें एक होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। फिर ग्रे लिस्ट होती है, जैसे उसमें अभी यूएई जैसे प्लेयर्स और टर्की जैसे प्लेयर्स हैं। और फिर व्हाइट लिस्ट है। व्हाइट लिस्ट में करीब कमोबेश 39 कंट्रीज हैं। अच्छा, कहा जाता है कि यूएस की बहुत इंफ्लुएंस है इस पूरी गेम में, क्योंकि वो जो व्हाइट लिस्ट के कंट्रीज हैं समझ ले वही वोट करते हैं। और उस व्हाइट लिस्ट के 39 कंट्रीज में अगर आप देखें ना तो उसमें से 31 कंट्रीज अमेरिका के एलाइज हैं या फिर वो उनकी बात मानते हैं, यूं समझ लें। और या तो वो अमेरिका के एलाइज हैं या और जो बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के ऑपोजिट है। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल गया, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं गई। आइए जानते हैं उसके क्या रीजंस हैं। देखिए, अब अगर आप दुनिया जिस डगर पे चल रही है ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी जिस गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दी, पॉलिटिक्स उड़ जाएगी। आला मिसाल यूके। आप जानते हैं यूके में जो लिस्ट ट्रस अभी आई थी तो उन्होंने आते ही टैक्स कट्स दिए और बड़े शोशा किया और वो उनकी पॉलिसीज नहीं चली, जिसकी वजह से उनकी करेंसी भी डिवैल्यू हुई और कमोबेश 8 हफ्तों में उनको जाना पड़ा। और अभी जो उनके ऋषि सुनाक जो नए उनके प्राइम मिनिस्टर ऑप्ट हो गए। तो देखिए, पूरी फाइनेंस की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डाउन हुई और फौरन से पॉलिटिक्स पे इफेक्ट आ गया। हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। अब मैं ज़रा हिस्ट्री आपको पास्ट में लेके जाता हूँ। आपको याद होगा फरवरी 2022, ये वो टाइम था जब ऑपोजिशन बहुत तेज़ी से नारे लगा रही थी कि भाई इमरान खान को उतारें और ये वो। तो वो इमरान खान के लिए बहुत प्रेशर वाला टाइम था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला टाइम, अगर आपको याद है। तो उस टाइम फिर इमरान खान को भी पॉलिटिक्स करनी थी। तो उस वक्त उसूलन, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी, फ्यूल प्राइसेस, लेकिन इमरान खान ने नहीं बढ़ाई। ना फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई ना इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाई, जिससे खजाने पे बहुत बोझ आया। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा मुल्क जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता और वो इतनी छूट पे छूट दिए जा रहा है तो उससे खजाना खाली हुआ, जो सच बात है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब रिजीम चेंज हुआ, वो आए। तो रिजीम चेंज के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, हम सब जानते हैं। और ये चीज फिर इन नई गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। भाई इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से नई गवर्नमेंट पे प्रेशर आया और उन्होंने भी आकर वो भी सही डिसीजन नहीं ले सके और उन्होंने भी फिर वही शुरू में आप देखें जून 2022 तक करीब प्राइसेस फ्यूल की और वो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम रखी थी, जिस पे खजाने पे और बहुत ज्यादा बोझ आया। अच्छा, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जो सब्सिडी फेब 2022 से लेकर 9 अप्रैल तक दी गई है ना पेट्रोलियम की मद में, वो इमरान खान के दौर में वो ₹52 बिलियन थी पाकिस्तानी करेंसी में। और फिर उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर जो जून 2022 तक जो टोटल सब्सिडी दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम मेजर है, वो 954 बिलियन रुपीस की दी गई है। कितनी बड़ी सब्सिडी होती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, फिर जब जून का टाइम आया तो डिफॉल्ट की आवाज आना शुरू हो गई। फिर जून में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई। तो इतना प्रेशर आ गया था फिर इन पे कि अब इनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो सख्त डिसीजन लें और फिर बहरहाल उनको प्राइसेस बढ़ानी पड़ी और उसकी हिट खानी पड़ी। अच्छा, मैं यहाँ पर और उनको आईएमएफ पे भी जाना पड़ा और आईएमएफ की और सख्त कंडीशंस माननी पड़ी। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के साथ अगर आप देखें तो मई 2021 से लेकर अभी तक 5 फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी सबसे अहम मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री है, 5 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। आप हफीज शेख, उसके बाद ये शौकत तरीन, मिफ्ता इस्माइल और ये सारे हम्माद अजहर, ये पूरी आप चेन देखें तो 5 चेंज हो चुके हैं। और होता ये है कि जो भी नया आता है ना, वो पिछले वाले को क्रिटिसाइज कर रहा होता है और नया आने वाला फिर आईएमएफ के साथ नई कंडीशंस पे डील करता है और वो शायद और डिफिकल्ट कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। ये भी बड़ा मसला है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अब जो अब्दार साहब आ गए
तो दार साहब के आने से भी कोई इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आया। मैं भी इसको बात साबित करता हूँ। यानी अभी जो इनकी रीसेंट विजिट थी यूएस पे, अच्छा इससे पहले यूएस विजिट से पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं कि आईएमएफ वक्त के साथ साथ प्रेशर बढ़ा रहा है हम पे। पहले जो फरवरी 2022 से पहले आईएमएफ जो पेट्रोलियम लेवाए हम पे लगवा रहा था वो ₹30 था, और उसके बाद आज वो ₹50 है, यानी पेट्रोलियम लेवाए ₹50 हो चुका है। और अब आईएमएफ का और प्रेशर भी आ रहा है और चीज़ें बढ़ाने पे मैं बताता हूँ। और रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो यूएस की विजिट है वो भी इतनी कोई फायदेमंद नहीं रही, कोई फ्रूटफुल नहीं रही, बल्कि आईएमएफ उल्टा हम पे प्रेशर डाल रहा है कि अब पेट्रोलियम पे जीएसटी भी लगा दो। एक्सपोर्टर्स को जो हम छूट देते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को छूट करना, तो वो रिलीफ्स भी कट डाउन होने की बातें हो रही हैं। जो हमारे जो शुरू के टैक्स यानी जो बेसिक इनकम अर्नर्स है ना, शुरू की इनकम पे कम टैक्स रेट है, बोला उस टैक्स रेट को भी बढ़ा दो। वैल्यू एडेड टैक्स को भी बढ़ाने की बात हो रही है। जनाबे वाला जो पावर जनरेशन, कैप्टिव पावर जनरेशन पे भी आपके वो इंक्रीज इन टैक्स की बात कर रहे हैं, और जो होम पावर जनरेशन है उस पे भी। इसी तरह जो फार्मर्स की ट्यूबवेल पे जो हमने जो सब्सिडीज दी हुई हैं बिग फार्मर्स को, वो भी हटाने की बात हो रही है, और नॉर्मल पावर और गैस के टैरिफ भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, और यही वजह है, देखें इतने सारे प्रेशर्स एक्यूमुलेट हुए हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने वाली न्यूज़ भी हमारी स्टॉक मार्केट को नहीं बढ़ा सकी। ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जब दार साहब आए थे, और से सुने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई वो आते ही मूडीज को रिप्लाई करेंगे, जो मूडीज ने हमें डाउनग्रेड किया था। तो उन्होंने मूडीज को तो रिप्लाई करा, लेकिन उसके बाद एक और फिच के नाम से एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने हमें डाउनग्रेड कर दिया CCC+ या इस तरह कुछ। तो वो पाकिस्तान के ऑल उल्टा हो गया। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बोलता हूं, देखिए मैं तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे बड़े काबिल होते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनना एक आम आदमी के बस की बात नहीं, ये सच है, ये सच है। मैं बड़े रिस्पेक्ट करता हूं हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर से, कुछ से कभी कभार मुलाकात भी हो जाती है। तो मैं एक बात कहता हूं कि कुछ लोग हमारे जो अभी करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको बहुत ओवर स्टेट भी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो उनके फैन है, रहे फैन, लेकिन देखें वो दार साहब को कंपेयर कर रहे हैं उनकी 1998 और 2013 की परफॉर्मेंस से, कि 1998 में जब पाकिस्तान ने वो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए थे तो उस टाइम जो रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगी थी तो उससे उन्होंने निकलवाया था, और 2013 में आईएमएफ की कंडीशन से उन्होंने डील करा था, और उसमें आईएमएफ ने हमें 18 वेवर्स दिए थे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि 2013 और 1998 के हालात और आज के हालात में बहुत फर्क है। इस सच्चाई को मानने से वो इनकार कर रहे हैं। भाई उस टाइम हमारे रिजर्व्स कभी 18-17 बिलियन डॉलर्स थे, आज $6.5 बिलियन का हमारे पास या $7 बिलियन का रिजर्व है। देखें फर्क कितना है। उस टाइम, और से सुनिएगा ये बात, उस टाइम यूएस से अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और वो हमारी हेल्प चाह रहा था, तो शायद हमें वो फेवरेबल टर्म्स मिल गए थे, लेकिन अब वो हालात नहीं है। तो जो लोग, तब लास्ट पॉइंट सुने, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब अगले 6 महीने में उनको कंसेशंस मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो शायद वो गलत सोच रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में जो भी हो वो अच्छा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।